सर अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंसोलिडेशन। सर डिफरेंट लोगों से आपने कंसोलिडेशन के बारे में बातें सुनी होंगी। कंसोलिडेशन है, व्हाट इज कंसोलिडेशन? आसान अल्फाज में सिर्फ ये समझ लो, दिस इज ग्रुप अकाउंटिंग। अब सर मेरा एक सवाल आपसे, सर कंसोलिडेशन इवॉल्व कहाँ से होता है? विफी की एग्जांपल से हम अज्यूम करते हैं, सही है, विफी की एग्जांपल लेते हैं। विफी स्टार्टेड इट्स बिजनेस विद टीचिंग एसीसीए ऑनलाइन, सही है। अच्छा सर, अज्यूम करें कि विफी एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमें ये भी पता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं, कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए काम करते हैं? सर विफी के जो शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके लिए काम करेंगे। अच्छा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने डिस्कस किया, शेयर होल्डर के लिए काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर कंपनी चलाने का, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी चला रहे हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि जो विफी के शेयर होल्डर्स हैं, जो विफी के ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। क्या यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का? जी सर। अच्छा, हम वही एग्जांपल कंटिन्यू कर देंगे। विफी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, विफी ने एसीसी चलाया और एसीसी ऑनलाइन पढ़ाते रहे। अच्छा, फिर उनके बोर्ड ने डिसाइड किया कि यार शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर कितना मैक्सिमाइज करना? इनफाइनाइट, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो भाई। आता हुआ पैसा किसी को बुरा तो नहीं लगता ना। मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसा आता रहे आता रहे आता रहे। अज्यूम करो मैं विफी का एक शेयर होल्डर हूँ, तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? मैं बोलूँगा जितना पैसा आए उतना कम है भाई मेरे लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, नाउ लेट्स जंप इनटू आईसीएम में। तो उन्होंने एक और चीज़ पढ़ाना शुरू कर दी। तो सर क्या हुई, ये क्या कर रहे हैं? सर अपने आप को, बिजनेस को, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस। सर ये तो कही कि हमने विद इन एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को हमने एक अदद अपना काम एक्सपेंड कर दिया। सर एक बात और सुने, सर दुबई में एक और लेट्स से ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था। अब दुबई विफी ने बोला कि हम वहाँ पे भी जाके पढ़ाएंगे, और हमने क्या कहा कि वो जो कंपनी थी हम उसको भी एक्वायर करने जा रहे हैं। सर क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मुझे ग्रो करना है। तो सर विफी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग में अप्रूव किया कि जो दुबई में एक XYZ ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइडर है, लेट्स एक्वायर दैट ऑनलाइन ट्यूटर अकेडमी। ओके। अच्छा सर, ऑब्जेक्टिव क्या था? सर ताकि उसके जो ही प्रॉफिट्स है मेरे प्रॉफिट्स बन जाएं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत अच्छी कंपनी है। तो सर मैं चाहूंगा ना कि यार वो कंपनी मेरी कंपनी बन जाए। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला विफी एक्वायर दैट XYZ कंपनी। सही है जी। अच्छा, जब विफी ने उस XYZ कंपनी को एक्वायर किया तो सर अब क्या हुआ आगे? सर क्या विफी उस कंपनी का ओनर बन गया? जी सर, ओनर बन गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस XYZ कंपनी, जो विफी की XYZ, विफी की एक और कंपनी है जो अभी उसने एक्वायर की है, ऑब्जेक्टिव था कि उसका जितना भी फायदा हो अब वो मेरा फायदा कहलाए, ताकि मैं और अल्टीमेटली बहुत शदीद ग्रो करता जाऊं। तो सर ये कैसे हो सकता है? लेट से उसके मार्केट में 1 लाख शेयर्स थे, विफी ने 10 शेयर्स एक्वायर कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसका जितना भी नफा है विफी का नफा है? नहीं सर, जब तक मेरे पास या विफी के पास उसके मेजॉरिटी शेयर्स नहीं आ जाते तब तक क्या ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होता है? आई रिपीट सर, जब तक विफी के पास उस XYZ कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स नहीं आ जाते तब तक क्या विफी के बोर्ड का, विफी के शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है कि यार अब वो जितना भी कमाए वो सब मेरे लिए मेरा हो जाए? तो सर बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 100% एक्वायर करनी पड़ेगी ताकि उसका जितना भी नफा हो वो तुम्हारा नफा बन जाए। अच्छा सर, लेट अस अज्यूम विफी ने पूरी 100% कंपनी एक्वायर कर ली। अब क्या हुआ? अब उस कंपनी में जो भी डिसीजन होगा वो किसकी मर्जी से होगा? सर 100% शेयर होल्डर कौन है? विफी के शेयर होल्डर है। तो उस कंपनी में जो भी होगा सर किसकी मर्जी से होगा? विफी की मर्जी से होगा। तो उस कंपनी में जब जो भी कुछ हो रहा है विफी की मर्जी से हो रहा है, तो जितना भी नफा हुआ उसका असल हकदार कौन? सर उसका असल हकदार विफी। उसके पास जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है उसका असल हकदार कौन? सर विफी। तो बोला जब भी ऐसा कोई सिनेरियो हो, एक कंपनी किसी और कंपनी को, सर ये तो मैंने एग्जांपल लिया ना कि विफी इन पाकिस्तान एंड XYZ कंपनी इन दुबई। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक कंपनी कराची में हो दूसरी भी कराची में हो, एक कंपनी दुबई में हो दूसरी भी कंपनी दुबई में हो। तो बोला ये बाउंड्री सेट नहीं कर रहे कि यार अगर आपको कंसोलिडेशन करनी है तो यू हैव टू गो क्रॉस बॉर्डर, ऐसा नहीं है। बोला सेम कंट्री सेम सिटी में भी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो हाँ आप कंसोलिडेशन या ग्रुप अकाउंटिंग कर सकते हो। आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, मैंने क्यों वर्ड यूज इस्तेमाल किया, कर सकते हो का।
सर वापस ही एग्जाम्पल पे आते हैं कि सर विफी ने 100% एक्वायर कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब उस कंपनी में जो भी होगा किसकी मर्जी से होगा, सर विफी की मर्जी से होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अकम्प्लिश हो गया, जी सर हो गया। अब क्या मैं इसको बोल दूं विफी जो था वो इन्वेस्टर था, विफी कंपनी जो थी वो इन्वेस्टर कंपनी थी, और ये XYZ कंपनी थी, ये कौन सी कंपनी थी सर, ये इन्वेस्टी कंपनी थी। याद रखना अकाउंटिंग की जबान में जो एक्वायरर या इन्वेस्टर होता है उसको तुम कहते हो पेरेंट कंपनी। जो एक्वायरर या इन्वेस्टर कंपनी अकाउंटिंग की जबान में होगी, कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए होगी, वो कहलाएगी इन्वेस्टर कंपनी। सर जो एक्वायरी कंपनी या इन्वेस्टी कंपनी होगी उसको तुम कहोगे सब्सिडियरी कंपनी। सर उसको तुम क्या कहोगे, सर उसको तुम कहोगे सब्सिडियरी कंपनी, सही है जी। अब सुनो सर, मुझे क्या विफी ने XYZ कंपनी को एक्वायर कर लिया, क्या कंसोलिडेशन अकाउंटिंग करनी है, सर डिपेंड करता है। सर किस चीज पे डिपेंड करता है, अच्छा सर अगर तो विफी XYZ कंपनी को कंट्रोल कर रहा है तो ही मैं कहूंगा ग्रुप अकाउंटिंग करनी है, अगर विफी XYZ कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कंसोलिडेशन की या ग्रुप अकाउंटिंग नहीं करनी। सर एक वर्ड इस्तेमाल किया कंट्रोल, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस समझ लेते हैं व्हाट इज ग्रुप अकाउंटिंग। सही है सर, ग्रुप अकाउंटिंग ये होती है कि तुम विफी को और XYZ कंपनी को अब आज के बाद से एक सिंगल कंपनी कंसिडर करोगे। सर व्हाट इज ग्रुप अकाउंटिंग, सर ग्रुप अकाउंटिंग ये होती है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब विफी ने 100% ऑफ XYZ एक्वायर कर लिया है, सर आज से ऑनवर्ड्स तुम विफी को और XYZ कंपनी को एक सिंगल फिस्कल यूनिट कंसिडर करोगे। तो सर क्या मतलब हुआ, विफी की और XYZ कंपनी की अपनी इंडिविजुअल हैसियत खत्म नहीं, बोला ये जो इनकी अपनी इंडिविजुअल हैसियत है वो चलती रहेगी। सर क्या मतलब हुआ, बोला इनका अपना बोर्ड भी रहेगा, इसका अपना बोर्ड भी रहेगा, इसकी अपनी बोर्ड मीटिंग्स होंगी, इसकी अपनी बोर्ड मीटिंग्स होंगी, सर इसका अपना पीएल बनेगा, इसका अपना पीएल बनेगा, इसका अपना एसओएफ बनेगा, इसका अपना एसओएफ बनेगा। बोला एक और बात सुनो, बोला ये तो होगा ही होगा, लेकिन अब क्या हुआ कि विफी इज एन अल्टीमेट ओनर ऑफ XYZ कंपनी, तो अब क्या करना है, विफी को अपनी बुक्स में XYZ को भी कंसोलिडेट करना है, यानी कि विफी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगा ही बनाएगा। आई रिपीट, विफी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगा ही बनाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कोई ग्रुप अकाउंटिंग होनी है नहीं होनी। लेकिन आज के बाद से विफी के ऊपर एक और फर्ज आयद कर दिया गया, यानी कि विफी पे एक और चीज फर्ज की गई आज के दिन। सर वो क्या, बोला वो ग्रुप अकाउंट भी बनाएगा। इसका मतलब अभी क्या कंक्लूड करते हैं हम कि ग्रुप अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, सर विफी पे है। ग्रुप अकाउंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, सर विफी पे। विफी कौन है, पेरेंट कंपनी है। तो हमेशा याद रखना प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद पेरेंट कंपनी, नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। अब सर ग्रुप अकाउंटिंग होती कैसे है, मैंने बोला क्या कि दोनों अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे, जी सर बनाएंगे। अच्छा लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप अकाउंट्स ये दोनों कंपनीज एक कंसिडर की जाएंगी, यानी कि अब जब ग्रुप अकाउंट बनेंगे तो पेरेंट कंपनी के और सब्सिडी कंपनी के, यानी कि विफी के जो एसेट्स हैं और XYZ कंपनी के जो एसेट है वो कंसोलिडेशन में एक एसेट बताया जाएगा। लेट्स से विफी के 100 के एसेट्स हैं, सब्सिडी के 100 के एसेट हैं, तो ग्रुप अकाउंट में तुम बोलोगे कि टोटल एसेट्स ग्रुप के पास 100 के हैं। विफी की 50 की लाइबिलिटीज हैं, XYZ कंपनी की 50 की लाइबिलिटीज हैं, तो जब तुम ग्रुप अकाउंट्स बोलोगे तो बोलोगे ग्रुप की लाइबिलिटीज कितनी है, 100 की, 100 की है, 50 + 50। तो बोला दिस इज कॉल्ड ग्रुप अकाउंटिंग, जो अभी थोड़ी देर में तुम्हें सिखाऊंगा कि ग्रुप अकाउंटिंग एक्चुअली होती कैसे। पहले इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि कहाँ कहाँ स्टैंडर्ड्स आते हैं, व्हाट इज कंट्रोल, जो हमने पूरा डिस्कस किया। अच्छा सर मैंने क्या बोला, ग्रुप अकाउंटिंग कब होगी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। सर ग्रुप अकाउंटिंग कब होगी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करेगी। सर ग्रुप अकाउंटिंग कब होगी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करेगी। सर कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल IFRS 10 ने तुम्हें बताया कि बोला ये तीनों जब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना किसी भी एक्विजिशन में, बोला यार ये तीनों बातें जब एक पेरेंट कंपनी या इन्वेस्टर कंपनी मीट कर ले तो तुम बोलना पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल है। बोला ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जिस दिन मीट हो गई तो मैं ये समझ लूंगा, स्टैंडर्ड्स ने बोला, ISB बोर्ड ने बोला कि जिस दिन ये तीनों बातें मीट हो गई तो हम समझ लेंगे कि पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडी कंपनी का कंट्रोल है। सर पहली बात समझ लेते हैं पहले, सर क्या मैं 100% शेयर्स ओन करता हूं किसी भी कंपनी के, तो कंट्रोल मेरे पास ही है ना, जी सर मेरे पास ही है। क्यों, क्योंकि यार उसके बोर्ड में भी मेरे बंदे बैठेंगे, उसका शेयर होल्डर भी मैं ही हूं, तो मैं हूं, मेरे साथ भी मैं ही हूं, तो क्या डिसीजन मेरी मर्जी का ही होगा ना, जी सर होगा। सर पावर टू कंट्रोल में याद रखना तुम्हारे पास एटलीस्ट
51% शेयर्स होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर्स होंगे। पावर टू कंट्रोल, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है, इख्तियारात है कि जो तुम चाहो अपनी मर्जी बना सको, जो तुम चाहो। बताओ कंपनी, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था सर, कि उसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ बन जाए, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ मेरी ग्रोथ हो। आगे सुनो, तो सर अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो उस कंपनी में जो हो मेरी मर्जी से होगा, XYZ कंपनी में जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। जी सर मेरी मर्जी से होगा, तो सर मेरी मर्जी से कब होगा, जब मेरी मर्जी वहां चलेगी ना। तो बोला तुम्हारी मर्जी कब चलेगी, जब तुम्हारे पास अच्छे खासे शेयर्स होंगे। और अच्छे खासे शेयर्स कितना, बोला एटलीस्ट 51% तुम्हारे पास शेयर्स होने चाहिए। अच्छा अगली बात, सर क्या पावर टू कंट्रोल यानी कि एटलीस्ट तुम्हारे पास 51% शेयर्स होने चाहिए। अगली बात क्या लिखी है, राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न। सर ये वेरिएबल का रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर अज्यूम करो कि तुमने एक कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो तुम्हें इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। जी सर फिक्स मिलता है। तुमने एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, क्या तुम्हें डिविडेंड फिक्स मिलेगा। तुमने एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, क्या तुम्हें डिविडेंड फिक्स मिलेगा। जी सर मिलेगा। तुमने एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, क्या तुम्हें डिविडेंड फिक्स मिलेगा। जी सर मिलेगा। यहां पे क्या है, बोला तुम्हारा हक हो कि वेरिएबल रिटर्न तुम्हें मिले और तुम उस हक को ले भी सको। तुम्हारा हक क्या है कि तुम्हें वेरिएबल रिटर्न मिले, यानी कि तुम डिविडेंड भी ले सको, जब चाहो जितना चाहो डिविडेंड भी उस कंपनी से विड्रॉ कर सको। बोला ये तुम्हारे पास राइट भी होना चाहिए, राइट और पावर दोनों चाहिए। यानी कि बोला सिर्फ पावर है नहीं चलेगा, बोला क्या उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए तुम अपना डिविडेंड भी क्लेम कर सकते हो, क्या डिविडेंड निकाल सकते हो। डिविडेंड्स आर अप्रूव्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग्स। एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजन किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है। तो बोला जब ये होगा तो क्या तुम इस वो राइट को एक्सरसाइज करते हुए अपने वेरिएबल रिटर्न के राइट को एक्सरसाइज कर लोगे। जी सर कर लूंगा। अगली बात सुनो, बोला खाली ये नहीं कि तुम अपना राइट निकाल सको, बोला तुम्हारे पास ये भी हक होना चाहिए कि तुम जब चाहो अगले का हक दबा भी सको। बोला ये नहीं हो कि तुम्हें अपना हक भी मिल रहा है तुम अगले को भी हक दे रहे हो, यानी कि अगले का भी मर्जी उसका जो हक है वो भी लेता रहे। बोला तुम अपना हक तो सिक्योर कर रहे हो और अगले के हक को दबा भी सको, यानी कि तुम्हारी मर्जी से डिविडेंड बटे, तुम ना चाहो तो डिविडेंड ना बटे, यानी कि राइट टू अफेक्ट रिटर्न ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। यानी कि बोला मैं जितना चाहूं डिविडेंड लूंगा, अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो ना मुझे मिलेगा ना दूसरे इन्वेस्टर को मिलेगा। बोला ऐसा नहीं कि वो उठ के आए बोला तुम लो नहीं लो मुझे तो चाहिए। बोला अगर ऐसी कोई कंडीशन है इसका मतलब तुम कंट्रोल कर ही नहीं रहे। बोला एक बंदा आया उसने बोला मुझे डिविडेंड चाहिए, विफी बोल ली नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो बोला तुम नहीं लो मैं ले रहा हूं डिविडेंड। तो बोला अगर ऐसा केस है इसका मतलब कि भाई वो भी कंट्रोल नहीं करे, तुम भी कंट्रोल नहीं करे, तुम इस डोमिनेंट पोजीशन पे हो ही नहीं कि तुम उसको भी रोक सको। तो बोला कंट्रोल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 इज पावर टू कंट्रोल, यानी कि एटलीस्ट तुम्हारे पास क्या हो, एटलीस्ट होल्डिंग परसेंटेज 51% या उससे ज्यादा हो। बोला खाली होल्डिंग पावर नहीं हो, बोला तुम उस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपना हक ये भी बता सको कि मैं जब चाहूं जितना चाहूं रिटर्न भी ले सकता हूं। और बोला और किसी के पास ये हक ना हो कि वो अपना हक ले सके, यानी कि तुम्हारे पास ये हक हो कि तुम अगले का हक दबा दो। ये सब के सब थ्योरी है, कैलकुलेशन में नहीं आता, खाली थ्योरी है। अभी समझाऊंगा डिटेल में कैलकुलेशन आती क्या है, एग्जामिनर पूछता क्या है तुमसे। ये सिर्फ एक दिमाग बढ़ाने के लिए डिस्कस करते हैं हम लोग। अब याद रखना कंसोलिडेशन या एक कंपनी पेरेंट कंपनी जब ही बनती है जब वो एटलीस्ट किसी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद ले। एक कंपनी पेरेंट कंपनी उसी वक्त बनेगी और ग्रुप अकाउंटिंग उसी वक्त होगी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे। दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या है सर, 3 क्राइटेरिया थे। नंबर 1 वाज पावर टू कंट्रोल, यानी कि तुम्हारे पास पावर हो एटलीस्ट 51% से ज्यादा शेयर्स हो, और शेयर्स कौन से, ऑर्डिनरी शेयर्स हो। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, रिटर्न फिक्स होता है ना, वेरिएबल रिटर्न तो नहीं होता। तो कैरेक्टरिस्टिक ये मीट नहीं होती ना मेरी, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक मीट होती मेरी, नहीं। तो याद रखना कंट्रोल डिटरमाइन करने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास पावर हो, एंड पावर कैन बी चेक्ड वाया वोटिंग शेयर्स। कितने शेयर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 51% या उससे ज्यादा। और शेयर्स कौन से होने चाहिए, ऑर्डिनरी शेयर। दूसरी बात कि तुम उस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपना हक भी ले सको। तीसरी बात तुम उस पावर को इस्तेमाल करते हुए अगले का हक दबा भी सको। बोला जिस दिन ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होगी तो मैं ये समझ लूंगा कि विफी इज कंट्रोलिंग XYZ कंपनी। सर क्या कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि ये होल्डिंग 51% नहीं है लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। सर क्या कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि ये होल्डिंग 51% नहीं है, यानी कि विफी XYZ कंपनी को 51% ओन नहीं करता, लेकिन वो फिर भी बज़िद है कि नहीं कंट्रोल मैं ही करता हूं। जी सर ऐसी कंडीशन हो सकती है।
क्या अगली बात क्या लिखी हुई है? कंट्रोल इफ होल्डिंग इज लेस देन 50%। सर क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल इफ होल्डिंग इज लेस देन 50%, कंट्रोल इफ होल्डिंग इज लेस देन 50%, लेस देन 51%। सर पहली बात, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिस्कस करूंगा अभी, सही है। पहली बात, अज्यूम करो XYZ कंपनी के बोर्ड पे 10 लोग बैठे हुए हैं। अज्यूम करो, और इस पूरी में तुम ये अज्यूम करोगे कि विफी ने 40% एक्वायर किया है। विफी ने XYZ कंपनी को 40% एक्वायर किया है। अब सुनो एक बात, सर अज्यूम करो XYZ कंपनी के बोर्ड पे 10 लोग बैठे हुए, और जब ये विफी ने XYZ कंपनी को 40% एक्वायर किया तो एक अग्रीमेंट साइन किया है। सर क्या अग्रीमेंट साइन किया है? कि बोला भाई 10 में से 7 लोग मेरे बोर्ड के बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में विफी, बल्कि वर्ल्ड वाइड विफी एक बहुत बड़ा नाम है, तो आई नो हाउ टू रन द शो। विफी की मैनेजमेंट ने वहां जाके बोला कि भाई 10 में से 7 लोग विफी के बैठेंगे, क्योंकि विफी का दुनिया में बड़ा मशहूर नाम है, एंड आई नो हाउ टू रन द शो। तो बोला भाई मुझे पता है, ताकि मैं कंपनी को तरक्की की राह पे चला दूंगा। तो वो डिसाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सर अब बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में विफी की परसेंटेज कितनी है? बोला इन टर्म्स ऑफ बोर्ड रिप्रेजेंटेशन विफी कितना परसेंट है? 70% है, बाकी अदर्स कितने? 30% है। तो अब मेरी एक बात सुनो जरा, अगर इस तरह देखा जाए तो क्या विफी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं सर, 51% तो नहीं है, होल्डिंग 40% है। लेकिन सर एक बात तो सुनो जरा लॉजिकली, तुम कंपनी कौन चलाता है? कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। क्या विफी के मालिक आके बैठेंगे? नहीं, विफी की मैनेजमेंट आके बैठेगी। बोला वो लोग आके बैठेंगे जो जिनको विफी अपॉइंट करेगा। बोला XYZ कंपनी के बोर्ड में वो लोग आके बैठेंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा? विफी अपॉइंट करेगा, क्योंकि डिसाइड हुआ था कि 10 में से 7 लोग वो होंगे जो विफी वाले बोलेंगे। अब सुनो जरा, सर जब वो 7 लोग विफी का नमक खाएंगे, विफी के बोलने पे आके बोर्ड में बैठे, इसका मतलब वो विफी का नमक खा रहे हैं। जी सर, विफी का नमक खा रहे हैं। तो सर क्या वो नमक हरामी करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। तो वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे? बोला जो उनका अल्टीमेट बादशाह है, यानी कि ओनर है, यानी कि जिसने उनको यहाँ लाके बिठाया है, विफी, क्या वो उसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे? जी सर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या विफी ही इस बोर्ड को चला रहा है? जी सर। अज्यूम करो एक बात में फड्डा आ जाता है, 3 लोग बोलते हैं डिसीजन लेना है, 7 और विफी के 7 लोग बोलते हैं नहीं लेना, तो बताओ किसकी मानी जाएगी? बोला जो 7 लोग हैं उसकी मानी जाएगी। तो क्या डिसीजन होगा? नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल लूँ कि अगर बोर्ड में किसी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है तो क्या वही कंपनी कंट्रोल कर रही होती है? जी सर, वही कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। अगर लेट से 5 बंदे 5 होते तो बोलता नहीं कंट्रोल कर रही। लेट से दूसरों के 6 होते, विफी के 4 होते, तो बोलता है यार उनकी मर्जी चलेगी, तो वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, विफी कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे विफी के 7 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स बोर्ड में प्रेजेंट हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अल्टीमेटली बोर्ड कंपनी चलाएगा, और बोर्ड में किसके बंदे बैठे हैं? विफी के बैठे हैं, तो सारी की सारी किसकी चल रही है? विफी उस बोर्ड के बंदों को डायरेक्ट कर रहा है, और वो विफी की मर्जी से सारे डिसीजन ले रहे होंगे। तो बोला अब कंट्रोल चूंकि विफी कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ कंट्रोल है मेरे पास। इवन दो मेरे पास होल्डिंग, विफी के पास होल्डिंग 40% है, लेकिन क्या कंट्रोल कर रहे हैं? जी सर कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बात, सर मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स। सर हमें यह भी पता है कि कंपनी के पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं। आप सब लोगों ने F4 पढ़ा हुआ होगा या पढ़ रहे होगे। सर क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स में भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जी सर होती हैं। क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स, क्लास सी शेयर्स, क्लास डी शेयर्स, सही है। अब सुनो, सेम केस वाज फॉर XYZ कंपनी। XYZ कंपनी के पास भी 3 क्लास के शेयर्स थे, सही है। अच्छा, जब XYZ कंपनी के पास 3 क्लास के शेयर्स थे, विफी ने जाके XYZ कंपनी के शेयर होल्डर्स को अप्रोच किया कि यार मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं तुम्हारे। अच्छा खरीदने तो बता दो। अच्छा, विफी ने जो शेयर खरीदे ना, उन पे हर एक शेयर पे 4 वोटिंग राइट थे, यानी कि एक शेयर लो और AGM जब भी हो तो 4 वोट तुम करना। बोला एक शेयर लो 4 वोट करना। बोला जो दूसरी 2 क्लास के शेयर थे वो पर वोट पर शेयर था, यानी कि दूसरी 2 क्लासेस के शेयर थे, उनमें हर शेयर पे 1 वोट था। अब सुनो, विफी ने जो शेयर लिए वो 40% शेयर हैं टोटल। तो अब और जब लेकिन मैं उसके वोटिंग राइट देखता हूं तो वोटिंग राइट 60-70% हो जाते हैं। तो अब एक बात सुनो, AGM चल रही है, ज्यादा वोटिंग राइट किसके पास है? विफी के पास है, अगलों के पास है? मैंने बोला वोटिंग राइट को जब मैंने क्लब किया है, क्योंकि विफी के पास वो वाले शेयर हैं जो हर शेयर पे 4 वोट्स दे रहे हैं। बोला विफी के पास वो वाला शेयर है जो हर एक शेयर पे 4 वोटिंग वोट्स दे रहा है। तो मैंने बोला इसको क्यूमुलेटिवली जब मैंने देखा तो मैंने बोला भाई कि विफी के पास तकरीबन 65-70% कंट्रोल है, वोटिंग राइट्स है। तो बताओ AGM में जब भी कोई डिसीजन फटा होगा तो किसकी बात चलेगी?
एजीएम में जब भी कोई फटा होगा तो सबसे ज्यादा वोट कौन देगा? विफी देगा। और विफी किसकी फेवर में देगा? विफी अपनी फेवर में ही दे रहा होगा। तो बताओ कंपनी को अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है? बोला विफी कंट्रोल कर रहा है। तीसरी बात, स्पेशल एग्रीमेंट्स। सर कंपनी XYZ चल रही थी और XYZ कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विडेशन। किसी ने विफी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ़ोन किया, बोला भाई ये कंपनी डूबती हुई है, इसको सारा दे दो और कल को बहुत अच्छा नफ़ा देगी। अच्छा, विफी का बोर्ड सर जोड़ के बैठा, क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें। तो एक शेयर होल्डर ने बोला यार डूबती हुई कंपनी में को क्या खरीदेंगे? तो यार आफ्टर बहुत सारी डिस्कशन इन्होंने ये म्यूचुअली डिसाइड किया कि लेट अस परचेस 30% शेयर्स या 40% शेयर। बोला XYZ कंपनी का 40% शेयर मिनिमम रिस्क लेते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। जब विफी की टीम दुबई गई मीटिंग करने के लिए तो उन्होंने उनके बोर्ड से, उनके शेयर होल्डर से मीटिंग की कि सही है हम तुम्हारे शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला सही है सारे के सारे शेयर। बोला नहीं सारे नहीं भाई, 40% लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। तो बोला तुम्हारी चलेगी नहीं। बोला मैं अगला तो हाथ आने दो, अगली बात तो मुझे करने दो। बोला क्या? बोला 40% शेयर लूंगा लेकिन बोर्ड में सारे के सारे बंदे मेरी मर्जी के बैठेंगे। बोला शेयर्स 40% ले रहा हूं, बोर्ड में सारे के सारे बंदे मेरी मर्जी के बैठेंगे, तुम जो भी डिसीजन, चलो बोर्ड में नहीं बैठते बंदे, बोला तुम जो भी डिसीजन लोगे मुझसे पूछ के लोगे, अगर मैं मना करूंगा तो तुम कोई डिसीजन नहीं लोगे, मैं बोलूंगा डिसीजन लो तो तुम डिसीजन लोगे, मैं बोलूंगा डिसीजन नहीं लेना तुम डिसीजन नहीं लोगे। तो अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनो। बोला अगर मैं ये बोलता हूं कि वो बात मेरी मान जाते हैं तो क्या मैं 40% खरीद लूंगा? जी सर खरीद लूंगा। अब क्या 40% पे नॉर्मल पावर आती है? नहीं आती। लेकिन सर क्या अब उस कंपनी में जो भी डिसीजन होगा मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी के अगेंस्ट होगा? सर जो मैं चाहूंगा वो होगा, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मेरी होल्डिंग 40% है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर विफी के पास है। तो जब डिसीजन मेकिंग पावर विफी के पास हो गई तो क्या कंट्रोल आ गया विफी के पास? जी सर कंट्रोल आ गया। तो बोला कौन से 3 एग्जांपल हमने डिस्कस की जिसमें अगर होल्डिंग लेस देन 51% भी हो तो भी मैं कहूंगा कंट्रोल विफी के पास होगा। मैं नंबर 1 वाज मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स, फिर बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर 2 स्पेशल अग्रीमेंट कोई हो जाए एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। सही है भाई। अगली बात, सर आप लोगों ने IFRS 9 का लेक्चर भी देखा, IAS 33 का लेक्चर भी आप लोगों ने देख लिया। सर IFRS 9 में हमने एक बात की थी फाइनेंशियल लायबिलिटी के बाद स्प्लिट अकाउंटिंग की या कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें एक बंदा कंपनी को लोन दे रहा था और उस बंदे के पास ऑप्शन था कि लोन टर्म के एंड होने पे या तो अपनी कंपनी या तो इस कंपनी के जिसको लोन दिया उसके शेयर्स ले ले या अपना पैसा वापस ले ले। उसको मैं क्या कहता था? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहता था, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कहता था, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहता था। IAS 33 में डाइल्यूटेड EPS में हमने एक बात की थी कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। वो क्या होते थे कि अगर कंपनी ने कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स कोई इशू किए हुए तो मैं कहता था कि देखो क्या यार, क्या वो इशू भी हो सकते हैं या क्या वो बात याद है? तो अब एक बात सुनो सर, ऐसा भी तो हो सकता है जिस कंपनी के शेयर्स तुमने एक्वायर किए हैं क्या उसने हो सकता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू किए हुए हों? जी सर ऐसा हो सकता है। तो बोला तुम उस चीज को भी अपना कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हुए जहन में रखना कि अज्यूम करना, बोला तुम अज्यूम करना कि वो शेयर्स भी इशू हो चुके हैं। बोला तुम अज्यूम करना कि वो जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशूड शेयर्स कहलाएंगे जब तुम ये 51% और कंट्रोल को आइडेंटिफाई करोगे। बोला पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी तुम्हारे इशूड शेयर्स कहलाएंगे जब तुम ये कंट्रोल या 51% आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन कब? इफ एंड ओनली, बोला अगर ये दो बातें मीट हो जाती है ना तो बोला 51% कैलकुलेट करते हुए जब तुम ये देखो कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को भी तुम इशूड शेयर में क्लासिफाई करोगे, इफ एंड ओनली इफ अगर ये दो बातें मीट होती है। नंबर 1 कि आज के दिन जो होल्डर है जिसने लोन दिया है, जिसके पास कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आज के दिन उसके पास हक हो कि आज ही उसको कन्वर्ट करा ले, यानी कि आज ही के दिन वो कन्वर्ट करा सके। ऐसा ना हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद कन्वर्जन का ऑप्शन अराइज हो। बोला अगर आज के दिन कन्वर्जन का ऑप्शन है तो तुम बोलोगे कि हाँ ये शेयर इशूड में क्लासिफाई होंगे और फिर हो सकता है कंट्रोल की परसेंटेज वेरी कर जाए। सर क्या पहले एक ही बात है? नहीं, बोला एक बात और है। एंड बोला क्या आज के दिन एक्सरसाइजेबल तो हो वो ऑप्शंस? नंबर 2 कि यार लेंडर के पास या जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के पास, बोला अगर वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे तो उसको फायदा भी हो। एक बात सुनो सर, मेरे पास ऑप्शन है, अज्यूम करो मैंने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है और मेरे पास ऑप्शन है मैं कंपनी का एक शेयर ले सकता हूँ, सही है।
अच्छा, तुम्हें पता है कि यार वो शेयर्स कुछ कम वैल्यू पे मिलते हैं मार्केट से? जी सर मिलते हैं। अज्यूम करो एक शेयर मुझे मिल रहा है लेट से 8 रुपए का, सही है। जब एक शेयर मुझे 8 रुपए का मिल रहा है और मार्केट में उसकी वैल्यू 12 रुपए चल रही है, तो यार मैं लूंगा नहीं लूंगा? बोला फौरन मेमन बनूंगा और मैं फौरन के फौरन ये शेयर खरीद लूंगा, क्योंकि 8 का खरीद के अगर मुझे नफा कमाना है 12 का बेच के 4 रुपए और नफा कमा लूंगा। सर व्हाट इफ के 8 का ले रहा हूं और मार्केट में ये शेयर चल रहा है लेट से 2 रुपए का, क्या अब मैं लूंगा? नहीं भाई, मैंने बोला मैं क्यों लूंगा यार, मार्केट में एक चीज 2 रुपए की मिल रही है, मैं उस कंपनी से 8 रुपए में क्यों लूंगा? मिला अगर मुझे इतना ही शौक है इस कंपनी के शेयर खरीदने का, तो मार्केट में जाऊंगा 2 रुपए का शेयर लूंगा, कंपनी से 8 रुपए में नहीं लूंगा, नुकसान क्यों करूंगा? तो बोला वो खाली तुम उसको शेयर इशूड में उसी वक्त लोगे कि जब लेंडर के पास कन्वर्जन में या शेयर लेने में फायदा हो, नुकसान नहीं हो, यानी कि राइट्स आर सब्सटैंटिव, यानी कि बेनिफिशियल राइट हो। बोला अगर बेनिफिशियल नहीं है तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होने ही नहीं है ना, ये तो बेनिफिशियल होगा तो ही कन्वर्ट होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा तो जो होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्ट करवाएगा ही नहीं। तो बोला पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स या पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को तुम अपने इशूड शेयर्स में कब क्लासिफाई करोगे? दो बातें होंगी, नंबर वन कि आज के दिन वो एक्सरसाइजेबल हो, यानी कि आज के दिन शेयर में कन्वर्ट होने की हैसियत रखते हो। नंबर टू, जो होल्डर है उसको उस कन्वर्जन में फायदा हो, नुकसान नहीं हो। बोला अगर वो दो कंडीशन मीट होती हैं तो तुम उसको अपने इशूड शेयर्स में लोगे और फिर अपने ये 51% होल्डिंग को कैलकुलेट या कंट्रोल को कैलकुलेट करोगे। तो सर अगर इस पूरे को सम अप करें तो मैंने क्या बोला सर, ग्रुप अकाउंटिंग कब होती है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करे। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करे, सर एक्वायर करे या कंट्रोल करे? सर कंट्रोल करे। एक्वायर तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना, मैंने एक्वायर कर लिया लेकिन मेरी चलती ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या मैं ग्रुप अकाउंटिंग करूँगा? नहीं। ग्रुप अकाउंटिंग के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार उस कंपनी का नफा मेरा नफा बन जाए। तो मैंने बोला उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल के 3 पैरामीटर डिस्कस किए थे। नंबर 1 वॉज पावर टू कंट्रोल, नंबर 2 राइट टू वेरिएबल रिटर्न, एंड नंबर 2 राइट टू अफेक्ट रिटर्न ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। तो हमने बोला था बेसिक बात क्या है कि बेसिक बात योर होल्डिंग मस्ट बी एटलीस्ट 51% या उससे ज्यादा। लेकिन हमने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ही पढ़े थे कि मैंने बोला अगर मेरी होल्डिंग लेस देन 51% है, जिसमें हमने एग्जांपल अज्यूम की थी कि विफी की XYZ कंपनी में होल्डिंग 40% है, तो क्या कंट्रोल कर सकता है विफी XYZ कंपनी को? जी सर, अगर उस XYZ कंपनी में मेजॉरिटी बोर्ड में विफी के बंदे बैठे हुए हों, मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स विफी के पास हों, या कोई विफी ने उनसे स्पेशल एग्रीमेंट किया हो कि जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बोला इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होती है तो हम ये अज्यूम करेंगे विफी XYZ कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, XY और कोई XYZ कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर हमने एक बात की थी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की, वो क्या होते हैं? कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने ये पढ़ा कि उस कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को तुम अपने इशूड शेयर्स में ही क्लासिफाई करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 51% या कंट्रोल इफ एंड ओनली इफ टू कंडीशंस आर मेट। नंबर 1 वाज कि आज के दिन वो एक्सरसाइजेबल हो, एंड नंबर 2 जो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसके पास इस कन्वर्जन में फायदा हो, नुकसान नहीं हो। अदरवाइज हम बोलेंगे अगर कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं होती तो हम बोलेंगे नहीं यार ये ऑप्शन शेयर्स में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, तो दिस शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, हमने ये बोला 51% क्या है सर? ऑर्डिनरी शेयर। हमेशा याद रखना ग्रुप अकाउंटिंग का ताल्लुक प्रेफरेंस शेयर से नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे रिटर्न फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता, और कंट्रोल का एक क्राइटेरिया क्या था? वेरिएबल रिटर्न मिलेगा तुम्हें। तो बोला ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर में होती है, प्रेफरेंस शेयर में भी नहीं होती, डेट में भी नहीं होती। अगली बात सर, कंसोलिडेशन का ताल्लुक कुछ 4 स्टैंडर्ड से है जो यहाँ लिखे हुए हैं। सर स्टैंडर्ड एग्जामिनर नाम वाम नहीं पूछता, खाली तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर कल को कोई डिस्कस तुमसे करे कि यार IAS 27 तुमने पढ़ा, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, तुम बोलोगे नहीं पढ़ा। तो बोला हाँ ये 4 स्टैंडर्ड है। नंबर 1 इज IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पहली बात क्या की थी कि बोला ग्रुप अकाउंटिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सर विफी की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं सर, इंडिविजुअल अकाउंट जैसे बन रहे हैं वैसे ही बनते रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। यानी कि विफी अपने अकाउंट्स बनाएगा, XYZ कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी। तो बोला IAS 27 इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करता है, IAS 27 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डील करता है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन को डील करता है, यानी कि वो सिर्फ बताता है व्हाट इज ग्रुप अकाउंटिंग, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करे, या डिफरेंट तरह के बिजनेस कॉम्बिनेशंस को IFRS 3 डील करता है। IFRS 10 प्योरली डील करता है कि कंसोलिडेशन तुमने करनी कैसे है। IFRS 10 प्योरली डील करता है तुम्हें कंसोलिडेशन करनी कैसे है। सही है जी। अब मेरी एक बात सुनो, कंसोलिडेटेड SOFP। SOFP क्या होती है सर? बैलेंस शीट। मैंने क्या बोला, कंसोलिडेशन क्या होती है? ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंटिंग में दो बातें होती हैं सर, SOFP भी बनेगी कंसोलिडेटेड, SOCI यानी कि इनकम स्टेटमेंट भी बनेगी कंसोलिडेटेड। सही है जी।
सर ग्रुप अकाउंटिंग क्या होती है? कंसोलिडेटेड एसओएफई बनेगी, कंसोलिडेटेड एसओसीआई बनेगी। आए सर कंसोलिडेटेड एसओएफई के बारे में कुछ बातें समझते हैं। सर एक बेसिक रूल, कंसोलिडेशन क्या है? दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स को मर्ज कर देना। सर एक कंपनी है विफी, एक कंपनी है XYZ, दोनों कंपनी के रिजल्ट्स को ऐड कर लेना, मर्ज कर लेना, क्लब कर लेना, दोनों के जो भी रिजल्ट्स हैं प्लस कर लेना। बोला दिस इज रेफर्ड एज कंसोलिडेशन। लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताता हूं मैं। नंबर 1, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ P&S कंसोलिडेटेड 100%, यानी कि दोनों के जो भी इंडिविजुअल बुक्स में आ रहे हैं एसेट और लाइबिलिटीज, जो भी इंडिविजुअल बुक्स में एसेट और लाइबिलिटीज आ रहे हैं, लेट्स से विफी की बुक में एसेट आ रहे हैं 100 का और XYZ कंपनी की बुक्स में एसेट आ रहा है 70 का, तो कंसोलिडेटेड एसेट कितने होंगे? 170 के होंगे। विफी की बुक्स में लाइबिलिटी आ रही है 30 की, XYZ कंपनी की लाइबिलिटीज आ रही है 20 की, तो कंसोलिडेटेड लाइबिलिटीज कितनी हो गई हैं सर? 50 की। इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग परसेंटेज, लेट्स से 60% होल्डिंग है, लेकिन मैंने क्या बोला? कंसोलिडेटेड 100%। आगे लिख लो इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग परसेंटेज। सही है जी। अगली बात, शेयर कैपिटल ऑफ पी कंपनी ओनली। शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा सर? पेरेंट का आएगा। सर क्यों? सर शेयर कैपिटल क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी, एक कंपनी अपने शेयर्स कहीं बाहर इशू कर रही है, सही है। अब पी और एस मर्ज हो गए। सर पी ने भी अपने शेयर्स इशू किए हुए, एस ने भी अपने शेयर्स इशू किए हुए। सर पी ने कहा शेयर्स इशू किए हुए? पी के शेयर्स आर फ्लोटिंग इन द मार्केट। एस के शेयर्स किसके पास है भाई? एस के शेयर्स तो पी के पास है ना भाई। एस के शेयर्स यानी कि XYZ कंपनी के शेयर किसके पास है? विफी के पास है। तो बोला अगर ये दोनों कंपनी कानून की नजर में एक है, तो बोला XYZ कंपनी के जो शेयर्स हैं वो तो अपने पास ही है ना। तो इक्विटी या शेयर कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बोला वो शेयर्स, वो ग्रुप के शेयर्स जो बाहर मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उनको बताओ। तो बोला मार्केट में XYZ के शेयर्स फ्लोट हो रहे हैं या विफी के? सर विफी के शेयर्स फ्लोट हो रहे हैं। तो बोला शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तुम पी कंपनी का लोगे। रिटेन्ड अर्निंग्स की तुम वर्किंग करोगे। और ये थोड़ी देर में सिखाता हूं वर्किंग होनी कैसे है। अब आए जरा हम कुछ बेसिक कंसोलिडेशन सीखने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।